हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। और हम चर्चा कर रहे थे स्वतंत्रता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, और उसके अंतर्गत अपने स्वतंत्रता के अर्थ को समझ लिया था। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, और शब्द उत्पत्ति के हिसाब से स्वतंत्रता का अर्थ क्या होती है। तो मतलब शब्द उत्पत्ति की देखा तो वहाँ लिबर्टी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के लिबर से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव। और ये जो था अर्थ वो स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ था। जो स्वतंत्रता सकारात्मक जो स्वतंत्रता है वो ये कह रही है कि जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है उस व्यक्ति पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये इन नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता पर पिछले वीडियो में अपने चर्चा की। एक कह रहा है कि प्रतिबंध बिल्कुल होने नहीं चाहिए, और दूसरी स्वतंत्रता कह रही है व्यक्ति पर प्रतिबंध होने तो चाहिए लेकिन वो औचित्यपूर्ण प्रतिबंध होने चाहिए। आज अपन चर्चा करेंगे स्वतंत्रता के विविध रूप, वेरियस काइंड ऑफ लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता होती कितने टाइप की है। तो अपन देखते हैं ये स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता के यदि रूपों की अपन बात करनी शुरू करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता, नेचुरल लिबर्टी। प्राकृतिक स्वतंत्रता, ये प्राकृतिक स्वतंत्रता प्रकृति की देन है, व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होती है। और ये जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है, इस प्राकृतिक स्वतंत्रता को व्यक्ति किसी संस्था या किसी व्यक्ति विशेष से नहीं लेता है, ये उनको जन्मजात प्राप्त होती है। और ये जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता वाले इसके जो समर्थक है वो ये कहते हैं कि जैसे जैसे राज्य का अस्तित्व आया, जैसे जैसे राज्य के कानून लागू हुए, वैसे वैसे ये प्राकृतिक स्वतंत्रता धीरे धीरे कम होती गई। इसके बारे में रूसो ने कहा है कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन फिर वो स्वतंत्र सब जगह पर बंधनों से जकड़ा हुआ होता है। यानी जन्म तो स्वतंत्र लेता है, प्राकृतिक स्वतंत्रता उसको प्राप्त होती है, लेकिन फिर वो सामाजिक व्यवस्था में उस पर बहुत सारे धीरे धीरे प्रतिबंध लगते रहते हैं। तो ये होती है प्राकृतिक स्वतंत्रता। यानी ये तो एक तो होती है जन्मजात, प्रकृति की देन है, जन्मजात है, प्रकृति की देन है। व्यक्ति है, व्यक्ति या संस्था से प्राप्त नहीं होती है, व्यक्ति या संस्था से प्राप्त नहीं। यानी प्राकृतिक स्वतंत्रता को देने के लिए किसी व्यक्ति विशेष या संस्था पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, ये प्रकृति से व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होती है। ये जो प्राकृतिक स्वतंत्रता के जो समर्थक है वो ये कह रहा है कि राज्य के अस्तित्व से पहले प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक ये कह रहा है कि जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है वो राज्य के अस्तित्व से पहले थी, और राज्य अस्तित्व आने के बाद राज्य के अस्तित्व में आने के बाद ये स्वतंत्रता धीरे धीरे क्या हुई, कम हुई। यानी जैसे जैसे राज्य अस्तित्व में आया, राज्य ने अपने कानून लागू करने शुरू कर दिए, तो फिर ये प्राकृतिक स्वतंत्रता धीरे धीरे कम हो गई। और इसके बारे में रूसो ने ये कहा है कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन वो सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ होता है। तो ये जो अपने स्वतंत्रता थी ये प्राकृतिक स्वतंत्रता, ये प्रकृति पद्धत होती है। अब प्राकृतिक स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता का एक और टाइप उसको अपन देखते हैं, और वो स्वतंत्रता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति है वो अपना कार्य है स्वतंत्र तरीके से कर सकता है। व्यक्ति अपना स्वयं का कार्य है वो किस प्रकार से करता है वो उस व्यक्ति के पर निर्भर करता है, उस पर कोई बाह्य प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। व्यक्ति किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से खाता है, रहन सहन क्या है, उसके रीति रिवाज क्या है, ठीक है, और उसका खान पान क्या है, आचरण क्या है, वो सब व्यक्ति स्वयं अपना जैसा चाहता है वैसा कर सकता है। इस पर कोई बाह्य प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति है उसकी पर्सनल लाइफ है, वो उसको किस प्रकार से जिए वो व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि व्यक्ति अपना जो स्वयं संबंधी कार्य है और वह स्वतंत्र तरीके से करता जा रहा है और उसके कार्य करने से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। व्यक्ति अपना कार्य करे, यानी ये एक सीमा के तहत है, व्यक्ति अपना कार्य करेगा, लेकिन व्यक्ति के कार्य से यदि सामाजिक व्यवस्था को या
अन्य किसी व्यवस्था को कोई क्षति पहुंचती है या हानि होती है या उसके कार्य से किसी दूसरे को व्यवधान हो रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जिसको अपन कहते हैं औचित्यपूर्ण प्रतिबंध। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता वही जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं से संबंधित कार्य है वो स्वतंत्र तरीके से कर सकता है, किस प्रकार से उसको रहना है, किस प्रकार खाना पीना आचरण करना, क्या करना क्या नहीं, जो भी व्यवस्था है वो कर सकता है। लेकिन उसके कार्य के करने से यदि किसी व्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब स्वयं से संबंध कार्य, स्वयं से संबंध जो कार्य है वो स्वतंत्र तरीके से करे, ठीक है। और उसके साथ साथ में इसके कार्यों से यदि दूसरे को हानि हो रही है तो उसके ऊपर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध। और औचित्यपूर्ण प्रतिबंध कब लगाया जाएगा? उस व्यक्ति के स्वयं से संबंधित कार्य करने से किसी दूसरे को नुकसान हो रहा है तो औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और ये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, रहन सहन, खान पान, आचरण, अन्य प्रकार के इससे संबंधित है वो व्यक्ति खुद कर सकता है। तो ये जो स्वतंत्रता है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो गई। अब यदि स्वतंत्रता के यदि और प्रकार को देखें तो एक स्वतंत्रता का जो प्रकार आ रहा है तीसरा, उसको अपन देख लेते हैं। नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता। और नागरिक स्वतंत्रता है, ये नागरिक स्वतंत्रता राज्य का नागरिक होने के बदले व्यक्ति को मिलती है। सामान्य तौर अपन दो, एक होता है व्यक्ति और एक होता है नागरिक। व्यक्ति होता है वो व्यक्ति भले अपने राज्य में है तो भी उसको व्यक्तिगत अधिकार मिलेंगे, और यदि अपने राज्य को छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में भी जाता है तो भी उसको व्यक्ति होने के नाते अधिकार वो तो मिलेंगे। जैसे माना कि अपन भारत के नागरिक है तो भारत के नागरिक है तो अपन को सिर्फ भारत के नागरिकों को जो अधिकार वही मिलेंगे, लेकिन व्यक्ति होने के नाते जैसे अपन किसी दूसरे देश में चले गए तो वहाँ अपन नागरिक नहीं होंगे, वहाँ पर नागरिक की जगह अपन व्यक्ति माने जाएंगे। तो उस दूसरे देश के अंदर जो नागरिकता के जो अधिकार है वो अपन को प्राप्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अपन उस देश के नागरिक नहीं हैं। वहाँ उस देश में अपन को सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होगी, नागरिक नहीं होगी। अपने ही देश के अंतर्गत है तो अपन को व्यक्तिगत अधिकार तो मिलेंगे, उसके साथ साथ में नागरिक अधिकार भी मिलेंगे। तो ये नागरिक स्वतंत्रता ही वो होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति को राज्य का नागरिक होने के बदले प्राप्त होती है। तो ये ध्यान रखना है, किसी व्यक्ति को राज्य का नागरिक होने के बदले किसी राज्य का नागरिक होने के बदले में जो स्वतंत्रता मिलती है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, नागरिक स्वतंत्रता होती है। और ये जो नागरिक स्वतंत्रता है, नागरिक स्वतंत्रता को राज्य का संरक्षण मिलता है, को राज्य का संरक्षण, यानी नागरिक स्वतंत्रता को राज्य संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करते हैं। संविधान में यदि अपन देखें तो संविधान में जो नागरिकों को अधिकार मिले हुए तो उसमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है। तो ये नागरिक स्वतंत्रता यानी राज्य का नागरिक होने के बदले में मिलती है। तो ये हो गया नागरिक स्वतंत्रता। अब यदि अपन और बात करें स्वतंत्रता के प्रकार में तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है वो सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, सोशल लिबर्टी। सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? सामाजिक स्वतंत्रता यानी व्यक्ति है, व्यक्ति समाज में रहता है और व्यक्ति समाज में रह करके ही अन्य प्रकार की सब स्वतंत्रताओं का प्रयोग कर सकता है। अब सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था में रहते हुए समाज में इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की जाए जिसमें समाज में समरसता की स्थापना हो सकती है, समानता की स्थापना हो सकती है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है
उस समाज में व्यक्ति के साथ में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, संस्कृति, जिस किसी भी आधार पर व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति के साथ में यह सब भेदभाव हो रहा है तो व्यक्ति अपने आप को हीन अनुभव करेगा और उसको लग रहा है कि मेरे को स्वतंत्रता है नहीं। व्यक्ति अंदर जो अनुभव कर रहा है वो अनुभव व्यक्ति अभिव्यक्त कर सकता है, उसके अनुसार व्यक्ति वो कार्य कर सकता है, तो वो स्वतंत्र है। अब माना कि आपके साथ धर्म के साथ में भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव हो गया, या फिर शिक्षा के आधार पर भेदभाव हो गया, वर्ण के आधार पर हो गया, काले और गोरे के आधार पर, तो व्यक्ति अपने आप को हीन महसूस करेगा। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब समाज में समानता स्थापित होती है। और इसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता या समरसता की स्थापना करने के लिए संविधान के में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें नागरिकों को समानता का मौलिक अधिकार प्राप्त है। और उसमें यह है कि राज्य हो या फिर कोई व्यक्ति हो या फिर कोई संस्था हो, वो व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं करेगी। व्यक्ति है तो व्यक्ति को व्यक्ति के आधार पर या व्यक्ति की गरिमा के आधार पर उसके साथ में व्यवहार होना चाहिए, तो वो होती है सामाजिक स्वतंत्रता। तो सामाजिक स्वतंत्रता कब स्थापित होगी? जब समाज में एक तो समाज में समानता हो, समाज में समानता हो, दूसरा जाति, धर्म, शिक्षा, वर्ण, लिंग इत्यादि के आधार पर व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं हो। तो उसको अपन क्या कहेंगे? सामाजिक स्वतंत्रता। समाज में व्यक्ति समानता के आधार पर जी सकता है, तो इसको कहते हैं सामाजिक स्वतंत्रता। अब अपन बात करते हैं इस सामाजिक स्वतंत्रता के बाद में आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, इन पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं स्वतंत्रता के विविध प्रभाव के तहत। अब अपन बात करते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। चार टाइप हो गए थे स्वतंत्रता के रूप या प्रकार में। अपन बात कर रहे हैं राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी। तो प्यारे विद्यार्थियों, शब्द से ही पता चल रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता क्या हो सकती है। सामान्य सी बात है कि राज्य व्यवस्था है या राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था में आपको भाग लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी जिस सामाजिक व्यवस्था या जिस स्थान पर आप रह रहे हैं या जिस राज्य व्यवस्था में आप रह रहे हैं, उस राजनीतिक व्यवस्था में आप बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्र तरीके से भाग ले रहे हैं, तो आप राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, यानी आपको राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता वो है जिसमें किसी भी राज्य का नागरिक है, वो राज्य का नागरिक राजनीतिक व्यवस्था में स्वतंत्र तरीके से भाग ले सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, तो उसको अपन कहते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। तो एक तो बात हो गई ये कि राज्य व्यवस्था में या राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने की स्वतंत्रता या राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा होने की स्वतंत्रता। ये तो हो गया मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता कहते किसे। अब ये अपन कैसे तय करेंगे कि अपन को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है या फिर नहीं है, या फिर राजनीतिक स्वतंत्रता को अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सामान्यतः अपन देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में सबसे बड़ी बात अपन यदि कहते हैं आम नागरिकों को, आपको वयस्क मताधिकार प्राप्त है, आप वोट दे सकते हैं, तो राजनीतिक स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं, तो आपको राजनीतिक स्वतंत्रता है। आपको चुनाव में खड़े होने के साथ साथ में सरकार बनाने के अधिकार है, सरकार में शामिल होने का अधिकार है, सरकार के कार्यों की आपको आलोचना करने का अधिकार है। जो भी सरकार अच्छे काम कर रही है तो उसका आप आलोचना न करके आप उसका
सरकार के कामों की प्रशंसा भी कर सकते हैं। सरकार सही काम नहीं कर रही है तो उसकी आप आलोचना भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये जो व्यवस्था है वो राजनीतिक स्वतंत्रता में, जैसे कि मानक देखो मताधिकार, मत देने का अधिकार है तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता, चुनाव में खड़े होने का अधिकार, चुनाव में खड़े होने का अधिकार, तो ये आप राजनीतिक स्वतंत्रता है, कोई समस्या नहीं है। सरकार बनाने का अधिकार, सरकार बना सकते हो यदि आपके पास बहुमत है तो, या फिर आप सरकार के कार्यों की आलोचना कर सकते हैं। सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार, ये सब जो बातें हैं, ये सब बातें यदि आपको मिल रही है, इसका मतलब आप राजनीतिक रूप से पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है। तो इसको कहते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। यदि अपन और चर्चा करें तो स्वतंत्रता का एक रूप और भी है जिसको अपन कहते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता शब्द को यदि अपन देखें, आर्थिक यानी अर्थ, और अर्थ का मतलब होता है धन। आर्थिक यानी अर्थ और अर्थ का मतलब होता है धन। अब आर्थिक स्वतंत्रता होती क्या है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति है वो अपने आप को आर्थिक दृष्टि से मजबूत महसूस करे। उसकी आर्थिक आवश्यकताएं हैं जिसको अपन कहेंगे न्यूनतम आवश्यकताएं, वो न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है। और न्यूनतम आवश्यकताएं यदि व्यक्ति की पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब व्यक्ति आर्थिक स्वतंत्र नहीं है। अब एक तो हो गया ये, इसकी व्यक्ति की क्या होनी चाहिए, न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो, न्यूनतम आवश्यकताएं, व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो, एक तो चीज ये हो गई। दूसरा, व्यक्ति को ऐसी व्यवस्था प्रदान करना, ऐसी व्यवस्था जिसमें अपना वो आर्थिक विकास कर सके, जिसमें आर्थिक विकास कर सकता है वो व्यक्ति। दूसरा, समाज में आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास करना, आर्थिक समानता स्थापित करना। यहां आर्थिक समानता स्थापित करने का मतलब यह हुआ कि आर्थिक असमानता को कम से कम करना, क्योंकि व्यवहार में यदि अपन देखें तो आर्थिक असमानता स्थापित नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति अलग अलग योग्यता होती है, वो कोई व्यक्ति ज़्यादा रोजगार या अवसर प्राप्त हो रहा है, वो ज़्यादा कमाता है, लेकिन आर्थिक समानता स्थापित करने का मतलब हुआ आर्थिक असमानता कम से कम करने का प्रयास करना। राज्य इस प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध करेगी जिसके अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तो ये हो गया आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है। यानी व्यक्ति उसकी न्यूनतम आवश्यकता पूरी हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था राज्य या सामाजिक व्यवस्था हो जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक आवश्यकता पूरी कर सकता है। समाज में आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास करना, आर्थिक असमानता कम से कम हो और व्यक्ति अपने आप को आर्थिक दृष्टि से कमजोर महसूस नहीं हो, तो इसको कहते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। अब आर्थिक स्वतंत्रता के बाद यदि अपन बात करें तो आगे स्वतंत्रता को अपन देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता के बाद अपन बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? सामान्य से अर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब हुआ धर्म से संबंधित स्वतंत्रता। धर्म से संबंधित स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति अपनी अंतःकरण की आत्मा से किसी भी धर्म को स्वतंत्र तरीके से मान सकता है, उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, उस धर्म का प्रचार कर सकता है। यानी व्यक्ति का अंतःकरण या व्यक्ति की आत्मा किस धर्म को मानने को अनुमति दे रही है, और जो आत्मा उसकी अनुमति दे रहा है उस धर्म को व्यक्ति वो स्वतंत्र तरीके से
आचरण में ला सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति के स्वयं से संबंधित कार्य है। और अपन ने पढ़ा था व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कि जो स्वयं से संबंधित जो कार्य है उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन प्रतिबंध तभी लगाया जाएगा जब उसके कार्य से सामाजिक व्यवस्था को क्षति पहुंचती है। तो यहाँ व्यक्ति अपने अंतःकरण से कोई भी धर्म मान सकता है, प्रचार कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो हुआ नहीं कि आप अपने धर्म के प्रचार में जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवा दें, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा यदि हो रहा है, इसका मतलब आपके स्वयं से संबंधित या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से किसी दूसरे का अधिकार का हनन हो रहा है, तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यानी आप या फिर किसी धार्मिक कार्य से राज्य की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंच रहा है, तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि ये जो सब स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता है आपको एक दायरे में रह करके प्रयोग करनी होती है। यदि आप अपने दायरे को छोड़ करके बाहर जाएंगे तो फिर आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसीलिए तो नकारात्मक स्वतंत्रता की जगह सकारात्मक स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सकारात्मक स्वतंत्रता में होगा कि आप काम करो, फ्री होकर के काम करो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब तक कि आप अपने दायरे में रह करके काम करते हो। ठीक है, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता मतलब अंतःकरण से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मानना, उसके अनुसार आचरण करना और प्रचार करना। एक तो बात ये होगी। दूसरा, अब ये किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, जबरन धर्म परिवर्तन नहीं, या फिर आपके धार्मिक कार्य से, धार्मिक कार्य से राज्य की एकता और अखंडता, राज्य की एकता और अखंडता को नुकसान, राज्य की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंच रहा है, तो फिर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो फिर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। एक तो धार्मिक स्वतंत्रता मतलब आप अंतःकरण से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन आपके धर्म के मानने से यदि आप करते हो तो इसके आधार पर आप पर प्रतिबंध लगा सकते हो। तो ये हो गया धार्मिक स्वतंत्रता। अब धार्मिक स्वतंत्रता के बाद अपन आगे चलते हैं नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता मोरल लिबर्टी। तो नैतिक स्वतंत्रता, नैतिक है नैतिकता, आचरण। ये जो नैतिक स्वतंत्रता है व्यक्ति के आचरण से संबंधित है। ये तो है व्यक्ति के आचरण से संबंधित है, आचरण से। तो ये चीजें नैतिक स्वतंत्रता व्यक्ति के खुद पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कितना नैतिक स्वतंत्रता है। नैतिक स्वतंत्रता कोई राज्य या फिर प्रकृति कुछ नहीं देती है। नैतिक स्वतंत्रता के लिए आपको खुद में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। व्यक्ति खुद देख सकता है कि वो नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र है या फिर नहीं है। तो नैतिक स्वतंत्रता में पहली बात तो आपको ये देखना है कि नैतिक स्वतंत्रता का जो संबंध है वो व्यक्ति के आचरण से है, व्यक्ति के व्यवहार से है। यानी व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसके आधार पर अपन देख सकते हैं। अपन अमूमन व्यक्तियों को देखते हैं तो उसके व्यवहार से अपन पता लगा देते हैं ये नैतिक दृष्टि से इसका पतन हो चुका है या फिर नैतिक दृष्टि से उच्च चरित्र वाला है। ऐसा व्यक्ति जो नैतिक दृष्टि से लोभ, माया, मोह, घृणा, द्वेष इस भावना से यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो अपन कह सकते हैं वो व्यक्ति नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं है, यानी उसके पास में नैतिक स्वतंत्रता नहीं है। और एक व्यक्ति ऐसा हो जो सज्जनता से व्यवहार कर रहा है, लोगों से प्रेम से बात कर रहा है, ठीक है, लोगों के साथ में अच्छा आचरण कर रहा है, लोगों की सहायता कर रहा है, उसमें दया की भावना है, ठीक है, ये सब जो बातें हैं तो अपन आराम से देख सकते हैं कि व्यक्ति को नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त है। तो यानी अपन देख सकते हैं कौन सा व्यक्ति नैतिक और कौन सा व्यक्ति नैतिक नहीं है। तो ये हो गया व्यक्ति के आचरण से संबंधित। दूसरा, व्यक्ति का आचरण सही है
तो फिर वो व्यक्ति नैतिक दृष्टि से भी पवित्र है। व्यक्ति है वो अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनता है, और अंतःकरण की आवाज़ से व्यक्ति प्रेरित होकर के जो व्यवहार करता है दूसरों के साथ में, उसको अपन कहते हैं नैतिक स्वतंत्रता। यानी अंतःकरण से प्रेरित होकर के व्यक्ति जो व्यवहार करता है, अंतःकरण से प्रेरित होकर व्यक्ति जो व्यवहार करता है वो होता है नैतिक स्वतंत्रता। अब यहाँ आप ये भी कह सकते हैं उसका अंतःकरण है, अंतःकरण तो व्यक्ति को अच्छा आचरण करने के लिए अनुमति दे ही नहीं, तो अंतःकरण कभी भी व्यक्ति को गलत करने का कहता ही नहीं, ये तय बात है। अंतःकरण है नहीं उसकी आत्मा, तो व्यक्ति का मन कुछ भी कह सकता है, लेकिन व्यक्ति की जो आत्मा या जो अंतःकरण है वो कभी भी गलत करने के लिए नहीं करता। इसलिए व्यक्ति जब अंतःकरण की सुन करके दूसरों के साथ व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति ने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनी है और उसके आधार पर वो आचरण है वो सही ही करेगा। तो ये जो आचरण है वो आचरण ही नैतिक स्वतंत्रता माना जाता है। बाकी तो दूसरे सब आचरण है व्यक्ति के, लोभ, माया, मोह, घृणा, द्वेष की भावना, ठीक है, ईर्ष्या की भावना, इससे प्रेरित होकर व्यक्ति यदि कार्य कर रहा है, इसका मतलब वो नैतिक दृष्टि से उसका पतन हो चुका है। तो ये हो गया नैतिक स्वतंत्रता। अब नैतिक स्वतंत्रता के बाद अपन आगे चलते हैं। नैतिक स्वतंत्रता के बाद अपन बात करते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब यदि आप कल्पना करो कि माना कि देश स्वतंत्र है ही नहीं, अब जब देश या राष्ट्र या राज्य अपना स्वतंत्र है ही नहीं, तो आप अभी तक अपने जो सब स्वतंत्रता पढ़ी है, क्या ये मिल सकती है? बिल्कुल नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती है? क्योंकि राष्ट्र ही स्वतंत्र नहीं है, राष्ट्र पर किसी दूसरे का आधिपत्य है, तो फिर वो अपना स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? जैसे माना कि भारत तो 1947 से पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था, अपन को किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं थी, मतलब राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्र की स्वतंत्रता में ही बाकी सब भी स्वतंत्रताएं निहित है, यानी रक्षक है वो भी संकट में है, तो फिर आप दूसरे उससे क्या आशा कर सकते हैं? यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ देश की स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता, यानी देश किसी के अधीन नहीं हो, किसी के अधीन नहीं हो, देश किसी का अधीन नहीं हो, या आपके देश पर किसी दूसरे का या जो भी आचरण है अधीन भी नहीं हो, लेकिन वो देश है वो किसी दूसरे के दबाव में कार्य कर रहा है, तो भी वो स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। तो एक तो देश की स्वतंत्रता, देश पर किसी दूसरे देश का अधिकार नहीं हो, वो किसी दूसरे के अधीन नहीं हो, दूसरे के दबाव में कार्य नहीं कर रहा हो, तो इसको अपन क्या कहते हैं? राष्ट्रीय स्वतंत्रता। और इस राष्ट्रीय स्वतंत्रता से ही अन्य प्रकार की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। अन्य स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता में ही अन्य स्वतंत्रता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी तो ही आपको अन्य स्वतंत्रता प्राप्त होगी। और ये जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता है इसका सबसे बड़ा शत्रु है वो है उपनिवेशवाद। इस राष्ट्रीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा यदि शत्रु की बात करें तो उसको कहते हैं उपनिवेशवाद, जिसका शिकार भारत भी रहा है। और उपनिवेशवाद वो व्यवस्था होती है जिसमें कोई भी ताकतवर संस्था या कोई का ताकतवर देश या शक्तिशाली देश है वो अपने से कमजोर देशों पर पहले अपने सत्ता स्थापित करेगा और उसके बाद उसके मानवीय और आर्थिक संसाधनों का दोहन करेगा, तो उसको कहते हैं उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद जहाँ है वहाँ पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उपनिवेशवाद को समाप्त करना बहुत जरूरी है, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता से ही अन्य प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त की जा सकती है। और अंत में एक लास्ट स्वतंत्रता का यदि प्रकार को यदि देखें तो वो है संवैधानिक स्वतंत्रता। कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, संवैधानिक स्वतंत्रता, ये भी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। संवैधानिक स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि जो राज्य है या राष्ट्र है उस राष्ट्र का जो संविधान है उस संविधान में नागरिकों को जो स्वतंत्रता दी गई है वो स्वतंत्रता होती है संवैधानिक स्वतंत्रता है। यानी संविधान, जैसे अपन भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में नागरिकों को जो स्वतंत्रता दे रखी है, जो अधिकार दे रखा है या स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के जो 22 है, ठीक है, ये जो स्वतंत्रता है इसका मतलब ये संवैधानिक स्वतंत्रता है। और इस संवैधानिक स्वतंत्रता के तहत
संविधान स्वतंत्रता देता है और उसके साथ साथ में उसके संरक्षण की गारंटी भी देता है। जैसे भारतीय स्वतंत्रता की बात करें तो एक तो ये होगा संविधान में, एक तो ये होगा संविधान में या संविधान द्वारा प्रदत्त, ठीक है ना, जिसका उल्लेख संविधान में होता है। और दूसरा ये है इसका संरक्षण हो सकता है। और भारतीय संविधान में यदि अपन बात करें तो अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी आपको जो अधिकार दे रखे हैं, जो स्वतंत्रता दे रखी है संविधान के अंतर्गत, वो स्वतंत्रता या उन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में जाकर के वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया संवैधानिक स्वतंत्रता, यानी वह स्वतंत्रता जो संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाती है और उनके संरक्षण भी किया जाता है, और यदि उसका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये हो गया स्वतंत्रता के विविध रूप या प्रकार। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में अपना स्वतंत्रता को और कैसे प्राप्त किया कर सकते हैं और उसके साथ साथ में स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है, स्वतंत्रता के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हो सकती हैं, स्वतंत्रता को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं और स्वतंत्रता किस प्रकार से घटती है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे।